जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 1526 के अंदर अप्रैल के महीने में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा और पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर उसने तुलुगमा युद्धपत्ति और गोला बारूद का सहारा लिया और भारत के अंदर मुगल सत्ता की स्थापना की। अब हिंदुस्तान जैसी सल्तनत उसके हाथ में आ गई और बाबर यहाँ का बादशाह बन बैठा। लेकिन अगले ही पल उसे एक ऐसी दुर्लभ हार का सामना करना पड़ा जिसकी शायद उसने कल्पना भी नहीं की थी। जब उसने मेवाड़ के महाराणा सांगा के लिए संघर्ष की ओर प्रस्थान किया तो खानवा का युद्ध लड़ा गया था, लेकिन खानवा के युद्ध से पहले मेवाड़ के राणा सांगा वीर सपूत की सेना ने बयाना का संघर्ष किया और बयाना के इस संघर्ष के अंदर बाबर की सेना को बुरी तरीके से शिकस्त मिली थी। तो ऐसा वीर था मेवाड़ का महाराणा सांगा जिसने बयाना में बाबर को एक दुर्लभ हार का मजा चखाया था। लेकिन इस हार के कारण बाबर की सेना ने आगे युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया और बाबर को बहुत बड़ा परिवर्तन करना पड़ा। उसने तमगा नामक सैनिकों से कर हटाया, शराब के बर्तन तोड़ दिए और अपनी प्रजा को लड़ने के लिए तैयार करने के लिए उसने जन्नत के सपने दिखाए और उस सेना को लड़ने के लिए तैयार किया। तो ऐसी एक दुर्लभ हार थी बयाना की हार, जो कि मेवाड़ के महाराणा सांगा के हाथों बाबर को मिली थी। अब जानते हैं जंतर मंतर जयपुर के बारे में। देखिए, जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर की सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया था। देखिए, यह 2010 में शामिल हुई थी और जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा 1734 में निर्मित की गई थी और यह वेधशाला है जो प्राचीन यंत्रों के माध्यम से ज्योतिष व खगोलीय गणनाओं को सटीक जानकारी देने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। सवाई जय सिंह ने इस प्रकार की 4 अन्य वेधशालाओं का निर्माण मथुरा, दिल्ली, उज्जैन और बनारस में भी करवाया था, लेकिन इन 5 में यह सबसे बड़ी वेधशाला है जो जयपुर की है। विश्व धरोहर सूची में शामिल करने से पहले यूनेस्को के भारत में प्रतिनिधि के रूप में प्रोफेसर इमोन टीम ने इसका नेतृत्व किया था और उसका दौरा करने के बाद इसे शामिल करने का निर्णय लिया गया था। विश्व धरोहर की सांस्कृतिक सूची में शामिल जंतर मंतर राजस्थान की पहली इमारत बनी और भारत की यह 23वीं सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मानी गई। जंतर मंतर के यंत्रों के आधार पर ही जयपुर पंचांग का निर्माण होता है और आषाढ़ पूर्णिमा को वायु परीक्षण द्वारा वर्ष की सटीक भविष्यवाणी की जाती है। इस प्रकार जयपुर का जंतर मंतर अत्यंत प्रसिद्ध है। आइए अब जानते हैं चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है और इसकी ऊंचाई लगभग 616 मीटर है। यह चंबल नदी बाद में जाकर यमुना नदी के अंदर मिल जाती है और इसके मिलने का स्थान उत्तर प्रदेश का मुरादगंज है। इसकी कुल लंबाई लगभग 965 किलोमीटर है। देश के जो सबसे गहरे गड्ढे हैं उनका निर्माण चंबल नदी के माध्यम से किया जाता है और चंबल की सहायक नदियों की अगर बात करें तो काली सिंध, पार्वती तथा बनास जो नदी है वो चंबल की सहायक नदियां हैं। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में चंबल एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। चलिए अब जानते हैं कुछ जानकारियां 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति वो क्रांति जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। देखिए, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नाना साहब के सलाहकार अजीमुल्ला खान और सतारा के अपदस्थ राजा के सलाहकार राणोजी बापू ने लंदन में विद्रोह की योजना बनाई थी और दोनों ही अपने शासकों के राज्य व्यापगत सिद्धांत के तहत हड़पे जाने के विरुद्ध अपील करने के लिए लंदन गए थे और वापसी में अजीमुल्ला खान क्रीमिया के युद्ध के दौरान उमर पाशा से भी मिला था और 31 मई 1857 को विद्रोहियों ने क्रांति शुरू करने का दिन चयनित किया था और क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल का फूल और रोटी को इन्होंने चुना था। कमल का फूल विद्रोह में शामिल होने वाली सभी सैनिक टुकड़ियों तक पहुंचाया गया और रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचा रहा था।
लेकिन विद्रोह कैसे आरंभ हुआ, उसका प्रसार कैसे हुआ, उसके बारे में बताया जाता है कि चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध पहली घटना घटी वो कलकत्ता के पास बैरकपुर छावनी में, जब 29 मार्च 1857 को 34वीं NI रेजिमेंट के मंगल पांडे नामक सिपाही ने चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया और लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट मेजर ह्यूसन की हत्या कर दी और हियरसे को गोली मार दी। मंगल पांडे बलिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश का निवासी था। उसे 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में 20वीं NI के पैदल सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार कर दिया और उन्होंने भी विद्रोह कर दिया और इस प्रकार 10 मई को अचानक से क्रांति शुरू हो गई और एक के बाद ये बढ़ती चली गई। इस क्रांति को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने नेतृत्व प्रदान किया था। जैसे क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना था जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया। हालांकि वो एक नेतृत्व अयोग्य था क्योंकि बहादुर शाह उस वक्त बहुत ज़्यादा वृद्ध अवस्था में थे। दिल्ली में बहादुर शाह वक्त का थे तो कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी ग्वालियर के क्षेत्रों में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, जगदीशपुर में कुंवर सिंह थे, फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे, इलाहाबाद में लियाकत अली थे और वहीं बरेली के अंदर खान बहादुर खान या बख्त खान थे जिन्होंने क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया था। अब जानते हैं कुछ संयुक्त राष्ट्र संघ या UNO के बारे में। UNO दुनिया का एक ऐसा संघ जो विश्व शांति बनाए रखने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया था और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष संपूर्ण विश्व में मनाया भी जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट की सलाह पर ही इस संगठन का नाम संयुक्त राष्ट्र संगठन रखा गया था। इसके 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद और सचिवालय। विश्व का ये प्रमुख जो संगठन है उसकी कुछ आधिकारिक भाषाएं हैं जिनमें अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी, अरबी और चीनी है। हाँ, इतनी 6 भाषाएं इनकी कार्यकारी होते हुए भी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्यकारी भाषाएं हैं वो 2 भाषाएं हैं और ये 2 भाषाएं कौन सी हैं? ये हैं अंग्रेजी और फ्रेंच, जिनमें इनका कार्य संचालित होता है। तो ये है UNO संयुक्त राष्ट्र संघ जो 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया था, जिसका उद्देश्य था विश्व में एक स्थायी शांति स्थापित करना।